दोस्तों, आपको इटावा की वो घटना जरूर याद होगी जब यादव समाज से आने वाले कथावाचकों को सिर्फ अपनी जाति की वजह से अपमानित किया गया। उनकी चोटी कटवाई गई और कुछ जगहों पर तो ये तक कहा गया कि उन पर पेशाब छिड़क कर उन्हें शुद्ध किया गया, क्योंकि वे पिछड़ी जाति से आते थे और कथा कहने का साहस कर बैठे थे। अब मध्य प्रदेश के रीवा से कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार रोहित नाम का एक यादव युवक वर्षों से चुटिया रखता था। उसकी चुटिया जबरन उखाड़ दी गई। उसे ये कहकर डराया गया कि आज तुम चुटिया रख रहे हो, कल कथा कहने लगोगे। यादव होकर इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम चुटिया भी रखो और धर्म की बात भी करो। ऐसी घटनाओं पर अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि छोड़िए, कहीं कहीं हो जाता है, इतनी चर्चा क्यों करनी है, इतना हवा मत दीजिए इन चीज़ों को। लेकिन जब इतिहास की परतें खोलते हैं तो समझ में आता है कि ये घटनाएं अपवाद नहीं हैं। ये उस सामंती जाति व्यवस्था की निरंतरता है जो सदियों से तय करती रही है कि कौन क्या पहन सकता है, कौन क्या बोल सकता है और कौन ईश्वर से संवाद कर सकता है। अगर आपने अभी तक जाति जनगणना नहीं पढ़ी है तो मेरी आपसे गंभीर अपील है कि इसे पढ़िए। ये किताब डॉक्टर लक्ष्मण यादव द्वारा लिखी गई है। इस किताब को पढ़ते ही समझ आता है कि आज जो हो रहा है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। 1881, 1891 और विशेष रूप से 1901 की जाति जनगणनाओं के बाद इस देश में एक बड़ा बदलाव दिखता है। अलग अलग जातियां अपने जैसे लोगों को पहचानने लगती हैं, संगठित होने लगती हैं और अपने अपने समाज के लिए संगठन बनाते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ सामाजिक नहीं थी बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी थी। इसी दौर में 20वीं सदी की शुरुआत में कोयरी महासभा, कुर्मी महासभा जैसी संस्थाएं सामने आती हैं। इन सभाओं में क्षत्रिय होने की घोषणा होती है, जनेऊ धारण कराया जाता है। ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं था बल्कि ये ऐलान था कि हम भी इंसान हैं, हमें भी बराबरी चाहिए। 1911 में मंडल आयोग के भविष्य के अध्यक्ष बीपी मंडल के पिता रास बिहारी मंडल अपने गांव मुरहो में गोप महासभा बुलाते हैं और जनेऊ संस्कार करवाते हैं। यादवों, अहिरों, कुर्मियों, कोयरियों, जब जब इन समुदायों ने जनेऊ पहना तब तब उन पर हमले हुए। संदेश एक ही था, शूद्र होकर बराबरी की कोशिश कैसे कर सकते हो। उनकी किताब में एक पूरा अध्याय है, जनेऊ का सूत। उस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि कैसे 1924 में बिहार के एक गांव में हजारों यादवों ने एक साथ जनेऊ धारण करने का निर्णय लिया। ये कोई धार्मिक सनक नहीं थी बल्कि ये घोषणा थी कि हम मनुष्य हैं। आज जब किसी यादव युवक की चुटिया उखाड़ी जाती है या कथावाचक को उसकी जाति याद दिलाई जाती है तो ये कोई नई घटना नहीं होती है। ये उसी इतिहास की पुनरावृत्ति है जहां अधिकार मांगने को अपराध माना जाता है और बराबरी की आकांक्षा को दंड दिया जाता है। इसीलिए ये कहना कि ऐसी बातों को छोड़ देनी चाहिए दरअसल उस अन्याय को सामान्य बनाना है। सवाल ये नहीं है कि हवा क्यों दी जा रही है, सवाल ये है कि सदियों से ये आग जलती आ रही है और अब लोग उसकी गर्मी महसूस करने लगे हैं। एक किताब में एक बुनियादी बात बहुत साफ लिखी है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि सब मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं, जाति कर्म से बनती है। अगर ये सिद्धांत है तो फिर हम भी राजा हैं। हमारे बीच से भी लोग मंत्र पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शादी विवाह करा सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं। हम किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन जैसे ही समाज के निचले कहे गए वर्गों ने ये बात व्यवहार में उतारनी शुरू की, हिंसा शुरू हो गई। 1925 में बिहार में लाखोचक गांव में यादव समाज ने जनेऊ पहनने का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ये उस दौर का सबसे बड़ा सामाजिक ऐलान था। लेकिन जैसे ही उस सम्मेलन शुरू हुआ, आसपास के गांव से ब्राह्मणों, भूमिहारों और वाहनों के सशस्त्र समूह वहां टूट पड़े। प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत वर्मा ने अपनी किताब बिहार के सामाजिक संघर्ष में इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया है। बाद में जब मैंने अन्य स्रोतों से शोध किया तो तथ्य सामने आए, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे।
सिर्फ इस अपराध में कि वो यादव होकर जनेऊ पहन रहे थे करीब 80 लोगों की हत्या कर दी गई। यादव महासभा, कुर्मी महासभा, क्वेरी महासभा, अहिर महासभा, उस समय जितने भी पिछड़े वर्गों के संगठन थे वे सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। जाति जनगणना के बाद पहली बार जातियां गोलबंद हो रही थीं। वे 3 बुनियादी सवाल उठा रही थी, सम्मान, सत्ता और संसाधन। और जैसे ही ये सवाल उठे उन पर हमले शुरू हो गए, उन्हें मारा गया, कुचला गया, डराया गया। 1925 का लाखोचक मुझे 2026 में फिर से याद आ गया। अब जब मैंने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझगांव निवासी रोहित यादव की कहानी सुनी। रोहित यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि दीपक पांडे नाम के एक ब्राह्मण युवक ने पहले उसे गाली दी, फिर पीटा, फिर उसकी 7 साल से रखी हुई चोटी को नोचकर उखाड़ दिया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक रोहित यादव से कहा गया, आज चोटी रखोगे, कल कथा करने लगोगे। रोहित का यह भी आरोप है कि जब वो उखड़ी हुई चोटी लेकर थाने पहुंचा और सबूत के तौर पर दिखाया तो वहां मौजूद मुंशी ने कहा, इसे डस्टबिन में डाल दो। रोहित यादव खुद को सनातनी मानता है, वो हनुमान जी का भक्त है। सोचिए, मध्य प्रदेश के रीवा में एक सनातनी हनुमान भक्त यादव की चोटी उखाड़ दी जाती है। इसके बाद रोहित यादव क्या कहता है, उसे सुनना जरूरी है। अपनी गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे, चोरी लगा रहे थे। मैंने अपने सेठ से बात कराया, गाड़ी क्लोज कर रहे, वहाँ के 4 आदमी आए, सपोर्ट किए तो मारा पीटा और हमारी चुंदड़ी उखाड़ लिया। कौन है बुल्ली? कौन है बुल्ली? वहीं का पांडे हैं। क्या करता है वो हो गया गांजा दारू का व्यापार करते हैं, गांजा ड्रिंक ज्यादा किए रहे हैं। और फिर जब 4-5 आदमी और आए उनके मारपीट किए, वो सपोर्ट पा गए, हम पड़ गए अकेले। फिर इसके बाद वो भाग गए वहां से मारने। और रोहित को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर इटावा के उन कथावाचकों की आवाज याद करें जिनकी चुटिया काटी गई है, जिन्हें पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया गया है। बाद में तर्क दिया गया कि उन्होंने जाति छिपाकर कथा कही। मतलब समस्या ये नहीं है कि कथा कही जा रही थी, समस्या ये है कि किसने कही। कथा सुनने में जाति नहीं होती, चंदा देने में जाति नहीं होती, दान करने में जाति नहीं होती, लेकिन कथा कहने में जाति है। जनेऊ पहनने में जाति है, चोटी रखने में जाति है। अगर ये लोग अपनी जाति पहले बता देते तो शायद कथा होने नहीं दी जाती। और सच ये है कि वे बहुत समय से कथा कह रहे थे, कोई समस्या नहीं थी जब तक उनकी जाति दिख नहीं गई। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। धर्म सबका बताया जाता है लेकिन अधिकार कुछ के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। अभी मेरठ वाली उस घटना पर भी नजर बनाए रखिए। लड़का और लड़की दोनों बरामद हो चुके हैं। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक लड़की अब भी यही कह रही है कि उसकी मां को उसकी आंखों के सामने मारा गया है। वो चीख चीख कर रो रही है। उसके बाद उसे कितने घंटे हथियारों के साए में रखा गया है, कि किन परिस्थितियों में रखा गया है, ये सब वो लगातार बता रही है। लेकिन अब धीरे धीरे दूसरा नैरेटिव सामने आने लगा है। कहा जा रहा है कि दोनों प्रेम में थे, लड़का लड़की अपनी मर्जी से चली गई थी। आप देखिएगा जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे हंगामा ठंडा पड़ेगा, जैसे जैसे जाति के सवाल पर उठी आवाजें कमजोर होंगी, वैसे वैसे नई कहानियां चलेंगी और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप भूल जाएंगी कि उस मृतक को न्याय मिला या नहीं। आप भूल जाएंगे कि उसके परिवार का क्या हुआ। आप भूल जाएंगे कि उस बेटी के साथ आगे क्या हुआ। रोहित यादव की उखाड़ी गई चुटिया से लेकर मेरठ की घटना तक मैं आपके सामने सामाजिक न्याय का एक बड़ा विमर्श छोड़कर जा रहा हूं। एक बार फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना किताब पढ़िए, जरूर पढ़िए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इसे बेहद मेहनत और ईमानदारी से लिखा है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी जितनी भी किताबें मिले सब पढ़िए, ताकि ये समझ में आए कि सैकड़ों वर्षों से इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कितने आंदोलन हुए हैं। और ये भी समझ में आए कि हर बार जब जाति उन्मूलन की लड़ाई चली तो उसका विरोध किसने किया। उनके वारिस कभी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाई फूले पर गोबर फेंकते हैं कि पिछड़ों और दलितों को पढ़ाओ मत। कभी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं कि तुमने आरक्षण देकर देश खराब कर दिया है। कभी संविधान बदलने के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कभी मनुस्मृति को श्रेष्ठ बताते हैं और आरक्षण को भारत की बर्बादी की जड़ कहते हैं।
कभी कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, और कभी कहते हैं जात पात की बात मत करो, सब हिंदू भाई भाई हैं। लेकिन यही लोग न इटावा के कथावाचकों की चोटी काटने जाने पर बोलते हैं, न मध्य प्रदेश के रोहित यादव की चुटिया उखाड़ने जाने पर बोलते हैं, न मेरठ की उन दलित बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाते हैं। और अगर सच में हिंदुओं को एक करना है तो इन लोगों के साथ न्याय की बात क्यों नहीं होती है? अगर ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है तो दलितों, पिछड़ों, यादवों और तमाम जातियों के लोगों को ये पहचान लेना चाहिए कि उनकी नज़र में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर समझेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो कलम और किताब के जरिए अपने हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं समझेंगे तो ऐसी घटनाएं आती रहेंगी, गुजरती रहेंगी, कभी चर्चा होंगी, कभी नहीं होंगी, और आप भी भूलते चले जाएंगे। फिर अचानक कोई आकर कहेगा जात कहाँ है, जातें तो खत्म हो गई, जात तो होती ही नहीं, अब तो सब मिलकर रहते हैं। याद कीजिए नितिन गडकरी का बयान, याद कीजिए प्रधानमंत्री का बयान कि अब जात सिर्फ गरीब अमीर की है। इसीलिए अब चुटिया उखाड़े जाने वाले समुदायों को खुद तय करना होगा कि उनकी लड़ाई धर्म बचाने की है या जाति जनगणना की, या सामाजिक न्याय की, या शिक्षा और रोजगार की। ये फैसला उनका अपना है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।